Good morning, everyone. So, I welcome all of you once again in our sessions of next chapter, that is oscillations. Oscillations या इस चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, ठीक है। एसएचएम बोलते हैं उसको या ऑसिलेशंस बोलते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव ये एक पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली दो चैप्टर में डिवाइडेड है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे एक साथ ही और वो एक के बाद एक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेव्स समझना है तो उसके लिए आपको एसएचएम समझना बहुत ज़रूरी है। ऑसिलेशन जो है ये हमारा बेस होगा कौन कौन से टॉपिक के लिए? ऑसिलेशंस, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, और इसी तरह से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ तक के इसका जो है तो यूज़ होता है, एक एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, तो आपको मेरे साथ वो समझना है। तो अभी पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर ऑसिलेशंस के अंदर में हमको क्या क्या मिलने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो समरी, जस्ट एक टॉपिक की समरी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले होता है दैट इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, ये आपको चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ सिर्फ। जैसे कि पीरियोडिक मोशन होता है, उसके बाद में आएगा एसएचएम, कि व्हाट इज एसएचएम होगा, पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं, एसएचएम किसको बोलते हैं। उसके बाद में आएगा कि डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एसएचएम, तो यहाँ पे आ जाएंगे पैरामीटर्स, एसएचएम के पैरामीटर्स, उनका रिलेशन, उनके ग्राफ, उनके इक्वेशंस, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। उसके बाद में आ जाएगी एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है ना, एनर्जी कैसे यूज होती है इन एसएचएम। जो जो टॉपिक हमको बोर्ड पर देखना पड़ेंगे हम उसको बोर्ड पर लेंगे, जो टैब पर आसान समझते हैं उस टैब पर लेंगे, क्योंकि उसमें एनिमेशन वगैरह, कलरफुल डायग्राम्स वगैरह दिखाने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद में होगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्पिंग ऑसिलेशन एटसेट्रा, ठीक है। और कौन कौन से ऑसिलेशन रहते हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उसके लाइव एग्जांपल्स जो एसएचएम करवाते हैं, जैसे कि एक ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड डाला हुआ, तो लिक्विड अप एंड डाउन मोशन करता है, उसको भी ऑसिलेशन बोलते हैं, वो भी टाइप के होते हैं। और बहुत सारे होंगे, ये सारे के सारे टाइप्स इसके अंदर में कवर होंगे। उसके बाद में होगा हमारा एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम ये इसी का टाइप है एक्चुअली, एंगुलर एसएचएम, और सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ये कुछ आगे के टॉपिक्स होंगे, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसके अंदर में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, वो आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर पेंडुलम्स, कितने टाइप के पेंडुलम है, कौन कौन से पेंडुलम है, 4 टाइप के पेंडुलम मेनली हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। और मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो ये सब टॉपिक हमारे इस चैप्टर में होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक दैट इज पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर पीरियोडिक मोशन से बात शुरू करेंगे कि व्हाट आर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं। देखिए, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। यानी एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में फिर से रिपीट होता है, फिर से रिपीट होता है, फिर से रिपीट होता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, ये पीरियोडिक है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना, इट्स एक्सिस, वो बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है उसकी। रोटेशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक, है ना, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घंटे वाला काटा होता है, फिर हर 12 घंटे के बाद घूमकर वो एक ही जगह आ जाता है, और हर 12 घंटे के बाद वो उसी पॉइंट पर होता है जहां से उसने शुरू किया था, या वो 12 घंटे पहले जहां वो था, अपने एक टाइम पीरियड से पहले वो जहां हुआ करता है उसी जगह पर वो 1 घंटे बाद यानी कि उसके बाद भी होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ओके, चलो देखो, फिर ये होगा मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। उसके बाद होगा ऐसे बहुत सारे मोशन जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ
नीडल सीविंग इन सीविंग मशीन, है ना। सीविंग मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि जो नीडल है वो अप एंड डाउन का ऐसे मोशन करती है, ठीक है। ये भी पीरियोडिक मोशन है, बराबर है कि नहीं, ये भी पीरियोडिक मोशन होता है। इसी तरह से आप पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। एक लास्ट एक लिख देता हूं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन, ठीक है ना। तो सन के अराउंड में जो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी जो है ये एक पीरियोडिक मोशन है, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होता है। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने लगे उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि अगर समझ लो, ऐसा बोलते हैं आप कि आप हर संडे को जो तो छुट्टी मनाते हैं और उसके बाद में मंडे से फिर स्कूल शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। अब मंडे से जब स्कूल शुरू होता है तो हम उसको एक तो वीकली पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, यानी हर संडे के बाद में फिर एक मंडे आ रहा है। लेकिन डेली पीरियोडिक भी होता है। ये डेली पीरियोडिक में होता है सुबह 8 बजे समझ लो आपका स्कूल शुरू होता है या कॉलेज शुरू होता है, उसके बाद में वो शाम तक के 6 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है, फिर शाम में 6 बजे खत्म हो जाता है। तो ये पीरियोडिक है। एवरी डे वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और वो शाम में 6 बजे खत्म होता है। इसको भी पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक एग्जाम्पल है, समझो, ठीक है। ऐसे पीरियोडिक, तो हमको ये देखना है कि पीरियोडिक फंक्शन के अंदर में और क्या क्या चीजें हो सकती है। समझ लो एक बॉल है समझो, और वो बॉल को आपने जो है तो दीवार पर मारा, फिर कैच किया, फिर दीवार पर मारा, कैच किया, दीवार पर मारा, कैच किया। या फिर एक स्विमर है, वो स्विमर निकलता है और वो स्विमिंग पूल के एक छोर पर जाता है, वहां से पलट कर इस छोर पर आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है। ये क्या कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशंस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं, ये सब कुछ पीरियोडिक मोशन होता है, ओके। अब इसके अंदर में देखो, ये पीरियोडिक मोशन हुआ ना। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब अब पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप ऑसिलेशन आता है, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों चीजों में फर्क बताऊंगा। अभी ऑसिलेशन मतलब होता है कि कोई भी एक फंक्शन हो रहा है जो कि टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ, इस तरह का अगर एक मोशन होता है, ठीक है, इस तरह का एक मोशन होता है, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये पीरियोडिक होता है। इट मे बी पीरियोडिक, इट मे बी पीरियोडिक, ठीक है। ये पीरियोडिक भी हो सकते हैं, ये पीरियोडिक भी होते हैं। मतलब मैंने तो भी क्यों लिखा, बिकॉज इट्स नॉट श्योर कि ऑसिलेशन पीरियोडिक होंगे। 99% ऑसिलेशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन वो 1% बाकी है ना, भी उसमें नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मतलब ऐसा, दिस इज टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन है, ठीक है। टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ, ये बैक एंड फोर्थ इसका। तो इतने ये तीनों टाइप के मोशन को ऑसिलेशंस ही बोला जाता है, ठीक है। देखो समझ लो, एक ऐसा मोशन है, यहां पर एक बॉल है, ठीक है, और वो बॉल को आप यहां से रिलीज करते हो। जब वो रिलीज करते हो तो बॉल क्या होता है मालूम है, यहां से निकलता है, ऐसे जाता है, और वो ऐसे जाएगा, और ऐसे जाकर फिर वो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट तक जाएगा समझो, और ये पॉइंट से फिर वापस इधर आएगा, ऐसे होगा ये, इस तरह का ये मोशन चलता रहेगा इसका। फिर ये इधर से आता है और ये ऐसा ऑसिलेशन करता रहेगा। मतलब ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर अगर आपने एक बॉल को रिलीज किया तो वो रिलीज करने के बाद में इधर जाता है, इधर आता है और वो इस तरह का मोशन करता रहेगा। मतलब वो इस पोजीशन के अबाउट करता है, यानी कि यहां पे लिखा जाएगा अबाउट दिस पोजीशन, अबाउट दिस पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है ना, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, ऐसी पोजीशन जो सेंट्रलाइज होती है, जो कि मीन पोजीशन होती है, जो कि इक्विलिब्रियम होती है, जहां पे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि अगर बॉल थोड़ी देर तक के यहाँ पर ऐसा घूमता रहा और उसके बाद में आकर यहाँ रुक गया तो उसके ऊपर में कोई फोर्स और नहीं लगने वाला ना, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल, अब एकदम सुकून से, वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसी पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है,
नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद उसका पोजीशन का ये देखो, ये वाली मीन पोजीशन होगी, यहां पर उसके ऊपर में के नेट फोर्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है यहां पर। इधर देखेंगे तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इधर देखेंगे तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वो ऐसे ऐसे करते 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 जब यहां आके रुकेगा तो वो मीन पोजीशन होगी उसकी, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये भी ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन, ऐसा कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है जो पीरियोडिक नहीं है और कौन सी पीरियोडिक मोशन है जो ऑसिलेटरी नहीं है, चलिए देखते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमने लिखा, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इफ, ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा? रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रोटेशन है ये क्या है? ये है पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक, बट पीरियोडिक तो है बट नॉट ऑसिलेटरी ना, ऑसिलेटरी थोड़ी है। ऑसिलेटरी मोशन कैसे डिफाइन किया हमने? ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमने कहा या तो टू एंड फ्रो जाना चाहिए, बैक एंड फोर्थ होना चाहिए, या फिर जो तो अप एंड डाउन जाना चाहिए। ऐसा तो मोशन है नहीं, तो अगर पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऐसा मोशन अगर नहीं है, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन होगा पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं, ऐसा लिखना चाहिए था ना, मैंने क्या लिखना चाहिए? पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, तो यहां लिख देंगे, देखो, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। और दूसरा देखेंगे अगर, तो पेंडुलम ले लो या सीविंग मशीन की नीडल ले लो, तो हम ले लेंगे नीडल ऑफ सीविंग मशीन, नीडल इन सीविंग मशीन, ये है पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी होता है, स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक ये भी जो है पीरियोडिक भी होता है, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी भी होता है। ठीक है, ऑसिलेटरी भी होगा, पीरियोडिक भी होगा, ये भी होगा। पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है ना, पेंडुलम कैसा होगा? समझो इस टाइप का पेंडुलम है आपके पास में, ओके, और आपने क्या किया, इसको ऐसे दूर लेकर गए और छोड़ दिया। अब ये जो मोशन चल रहा है ये क्या है? ये पेंडुलम का मोशन है, और ये मोशन पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। तो ये ऑसिलेटरी है, देखो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा है ना। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी, इसके छोटे छोटे जो ऑसिलेशन होते हैं ना उनको आप ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, और ये पीरियोडिक भी है। अरे समझे कि नहीं, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी। अच्छा, लेकिन कौन सा ऐसा मोशन होगा अगर एनर्जी कंजर्व ना हो जो कि ऑसिलेटरी है लेकिन पीरियोडिक नहीं है? तो हम ऐसा देते हैं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक मोशन है, समझ लो ये एक वॉल है और ये एक वॉल है। ठीक है, फ्लोर पर यहां पर एक समझो एक स्प्रिंग है, या एक बॉल ले लेते हैं, चलो एक बॉल ले लिया। वो बॉल क्या करता है, इधर टकराता है, फिर इधर से ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे जाकर टकराता है। ठीक है, यहाँ जाकर टकराता है और यहाँ से ऐसे आता है, और ये बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये जब दोनों तरफ टकराता है तो ये ऑसिलेट तो कर रहा है, इसका ऑसिलेशन तो चल रहा है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ तो ये ऑसिलेटरी होगा। अगर इट इज इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0 और एयर ड्रैग 0 है, नो एयर ड्रैग, टोटल वैक्यूम बना दिया आपने, समझो उसको। म्यू इज इक्वल टू 0 है और अंदर एयर भी नहीं है, तो ये क्या होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी होता है प्लस पीरियोडिक भी होता है, ठीक है, पीरियोडिक भी होगा। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 0 ना हो, अगर 0 ना हो, 0.5 भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट होगी। यहाँ पर ये टकराएगा, यहाँ से इधर से ऐसा जाएगा, तो ऐसे एनर्जी डिसिपेट होने लगेगी। यहाँ पे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बता सकते थे, ऐसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बता सकते हो। ये देखो ऐसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि ऐसा ऑसिलेट करता है, तो इस तरह भी बता सकते हो आप। ये भी ऑसिलेट कर रहा है, वो बता सकते हो, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है, आप दो तरह के मोशन ऐसे बता सकते हो। ये लो, दो मोशन हो गए यहाँ पे, एक के नीचे मैंने दो मोशन अलग अलग बता दिए यहाँ पे। तो दोनों भी मोशन को अगर आप देखेंगे, म्यू इज इक्वल टू 0 तो ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक है, म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 है तो यहाँ पे ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक नहीं है ये। क्यों नहीं है पीरियोडिक? क्योंकि क्या होगा, इसको पहला चक्कर करने में ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरा चक्कर करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तीसरा चक्कर करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे आप बात को? ऐसा होगा, जो भी टाइम लगा पहले चक्कर में समझो 1 सेकंड लगा, दूसरे चक्कर में हो सकता है 1.1 सेकंड लगे, तीसरे चक्कर में हो सकता है 1.5 सेकंड लगे, उसके बाद हो सकता है 1.2 और उसके बाद में हो सकता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, कुछ भी सेकंड लगते हैं। और वो ऑसिलेटरी मोशन है और वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो एयर ड्रैग जब होता है, मतलब एक एग्जाम्पल ले लो, बॉय इन अ स्विंग, है ना, बॉय इन अ स्विंग, एक बच्चा जो है वो झूले में बैठा हुआ है और वो स्विंग में झूल रहा है। क्या ये ऑसिलेटरी है और पीरियोडिक है? यस, इट इज पीरियोडिक, इट इज ऑसिलेटरी, बट कब तक? जब एनर्जी कांस्टेंट है तब तक। लेकिन एनर्जी कांस्टेंट यहाँ रहती क्या? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही वो बच्चा आगे की तरफ झूला झूलने के लिए ऐसे जाता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है। कैसे? उसके ऊपर में एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस लगने की वजह से उसका पहला चक्कर जो है वो ज्यादा दूर तक होता है, दूसरा चक्कर थोड़ा करीब, तीसरा चक्कर थोड़ा करीब, चौथा चक्कर थोड़ा करीब, और होते होते वो रुक जाता है। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब कि ऑसिलेशंस in presence of dissipative forces are called damped oscillations, damped oscillations, ठीक है। इनको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोला जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि इनका एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक, बात समझ आ रही है यहाँ तक के? एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग ऐसे लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। अगर समझ लो ये वाला ले लिया अपने सीविंग मशीन का, तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड वगैरह मैं आपको सब समझाऊंगा अभी। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाना, मीन पोजीशन जो भी होगी, सेंटर की पोजीशन समझो, यहाँ से यहाँ तक जाने को उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड कितने दूर तक जा रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वह है एम्पलीट्यूड। ये ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। तो मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए, तब हम हमारे ऑसिलेशंस क्या बोल पाएंगे? पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे हमको एक बात सीखने को मिली, वही पहला पॉइंट अपना, क्या पॉइंट था? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल क्या है? पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन क्या है? ये पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी थोड़ी है, ऑसिलेटरी इसको बोला जाएगा। अगर वो ऐसा मोशन करता है तो ऑसिलेटरी है, अगर वो ऐसा मोशन करता है तो ऑसिलेटरी है, ऐसा मोशन करता है तो ऑसिलेटरी है। लेकिन अगर वो ऐसे घूमता है पूरा तो इट इज नॉट ऑसिलेटरी, इट इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना जरूरी है अगर एनर्जी कंजर्व होती है। तो एनर्जी नॉन कंजर्व नहीं होगी कंजर्व, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस आएगा। 99% आप देखेंगे कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। ये वाला पीरियोडिक होते हैं। मतलब एकदम सिंपल बात है कि हर 10th पास स्टूडेंट 12th पास नहीं होता। पीरियोडिक होना मतलब 10th पास होना, तो पीरियोडिक तो दोनों भी है, लेकिन हर
10th पास स्टूडेंट 12th पास नहीं होता, लेकिन हर 12th पास स्टूडेंट 10th पास ऑलरेडी होता है। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होता ही है, क्योंकि विदाउट पीरियड ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी हो सकता है। ऑसिलेटरी मोशन इधर से इधर जाना आना बार बार, है ना, तो वो विदाउट पीरियोडिक टाइम नहीं हो सकता है। ठीक है, समझा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं, और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। ना कुछ क्वेश्चन है, देखो ये वाले, और हमको ये पूछा है कि इसमें से कौन से वाला पीरियोडिक फंक्शन है और कौन सा पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला फंक्शन जो टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये इंक्रीमेंटल फंक्शन है, बट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज तो हो रहा है, बट नॉट पीरियोडिक। तो इसको लिखा जाएगा नॉट पीरियोडिक। रिपीट कहाँ हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको पीरियोडिक नहीं कहते। इसको देखो, तो यहाँ से ये पीक पर जाता है, ये पॉइंट है -3 सेक, उसके बाद में फिर ये नीचे आता है, ऐसे जाकर फिर से आता है -1 सेक, उसके बाद देखेंगे आप +1 सेक, 3 सेक, मतलब आप देखेंगे -3 -1 1 3, ये पीरियोडिक मोशन है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वही साइकिल रिपीट हो रही है। देखो सेम साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 सेकंड बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है, पीरियोडिक। और टाइम पीरियड कितना है उसका, 2 सेकंड, 2 सेकंड की पीरियड के साथ पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो ये वाला पीरियोडिक मोशन हुआ, ये वाला पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ। तीसरा देखेंगे तो देखो 0 से निकला, 2 सेकंड में एक साइकिल पूरी, 4 सेकंड में दूसरी साइकिल पूरी, 6 सेकंड में तीसरी साइकिल पूरी, टाइम पीरियड है 2 सेकंड का और पीरियोडिक है ना। चाहे वो नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, साइकिल ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, कोई भी हो, आप एनालाइज कर सकते हो देख करके कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नहीं है। ये इसको बोलो क्या बोलते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पीरियोडिक दिख रहा है, लेकिन क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है तीनों केस में, इसमें एम्पलीट्यूड अलग है, यानी कितना ऊपर तक हो गया, इसमें अलग और इसमें अलग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉट पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि ये मोशन जो है ये रिपीट अगर हो रहा है तो वो सेम नहीं है। ठीक है, वो सेम नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि रोज सुबह 8 बजे आप अपने घर से निकल रहे हो, अगर आप रोज सुबह 8 बजे स्कूल आते हो, 6 बजे घर जाते हो, स्कूल आते हो 6 बजे घर जाते हो, तो बात सही है, इसको पीरियोडिक बोला जाएगा। ठीक है ना, ये पीरियोडिक ऑकरिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रोज सुबह 8 बजे तो निकल रहे हो, लेकिन कभी घर जा रहे हो, कभी जो है तो बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, फिर कहीं पर जो है तो पिकनिक के लिए जा रहे हो, रोज सुबह 8 बजे तो जरूर निकल रहे हो आप, 6 बजे शाम में घर में आ जा रहे हो, लेकिन जाना आना जो है आपका वो अलग अलग जगह पे, कभी स्कूल जा रहे हो, कभी जो है तो पार्क में जा रहे हो, कभी जो है तो जॉगिंग पे जा रहे हो, कभी साइकिलिंग पे जा रहे हो, अलग अलग है। ठीक है, ऑकरेंस अलग अलग है, तो इसीलिए उसको पीरियोडिक नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे हुआ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि अगर एक वेन डायग्राम हम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम के देखो ये है पीरियोडिक फंक्शन, ये है ऑसिलेटरी फंक्शन, और ये है जो कि पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी दोनों है। ठीक है, इस तरह का होगा आपका ये वाला केस, समझ लो बस इस तरह से आपने समझा। अभी एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक के अंदर में, तो उसने एग्जांपल दिया है, एक कीड़े का, एक चींटा है, देखो है ना, चींटी भी हो सकती है लेकिन अपन चींटा बोलेंगे। समझो एक पोल है और वो पोल पर चढ़ता है, ठीक है ऐसे, और ये ऊपर तक चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, यहां तक चढ़ेगा, उसके बाद फिर फिसल कर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मोशन कैसे चलने वाला है, यहां से ऊपर तक जाता है और फिर ऊपर से नीचे फिसल कर आ जाता है, फिर जाता है फिर फिसल कर आ जाता है, फिर जाता है फिर फिसल कर आ जाता है। ये क्या है, ये उसका पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है, यानी कि अगर आप उसको देखेंगे S = UT + ½ AT² से, अगर आप जो है तो उसकी h की वैल्यू निकालना चाहते हो, हाइट कितनी है, तो UT + ½ AT², ये उसकी हाइट दे देगी आपको, और उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह करेगा, वो चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, फिर फिसल कर आ जाता है नीचे, फिर चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, फिर फिसल कर आ जाता है नीचे, फिर चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, फिर फिसल कर आ जाता है नीचे। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये टाइम के साथ में जो है, ये टाइम के साथ में, क्योंकि फिसल कर जब आता है तो डायरेक्ट इंस्टेंट होता है फंक्शन हो, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे। या फिर एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है और वो जो है तो सीढ़ी पर चढ़ता है, स्टेयर्स पर चढ़ता है। ठीक है, वो चढ़ता है, फिर कुछ देर रुकता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर कुछ देर रुकता है, फिर उतर जाता है, तो उसके लिए स्क्वायर वेव बन जाएगी, और क्या है ना, स्टूडेंट के मोशन के लिए ऐसा बना देंगे कि पहले स्टूडेंट जो है तो ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ने के बाद उसको चढ़ने को कुछ टाइम लगा, तो ऐसा है देखो, अगर सिर्फ एक स्टेप पर डायरेक्ट इंस्टेंट चढ़ रहा है तो स्क्वायर वेव, अगर डायरेक्टली वो चढ़ जाता है तो स्क्वायर वेव, ऐसे, फिर कुछ देर रुकता है, फिर उतर जाता है,
ठीक है, फिर कुछ देर चढ़ता है डायरेक्टली, कुछ देर रुकता है, उतर जाता है। ऐसी वेव बना सकते हो आप उसको, ऐसी बना सकते हो, या उसको चढ़ने को अगर कुछ टाइम लगता हो, अगर उसको चढ़ने को कुछ टाइम लगता हो तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा। फिर उसके बाद उतर जाता है, फिर उतर के फिर नीचे रुकता है कुछ दिन, नीचे रुकने के बाद में फिर चढ़ने लगता है, ऐसे। तो ये होगा मोशन। आपको मोशन अलग अलग तरह से बनाना आना चाहिए, बस इतना अगर आता है ना तो समझ लो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि फंक्शन पीरियोडिक कब होता है। ठीक है, अब पीरियोडिक से याद आया, यहाँ पे हम हार्मोनिक फंक्शन देखते हैं। देखो एक होता है हार्मोनिक फंक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन इसका मतलब पीरियोडिक ही होता है। हार्मोनिक का मतलब जनरल मीनिंग ले लो उसका, पीरियोडिक ही होता है, पीरियोडिक। और फंक्शन बोल गया तो ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि साइन कॉस, टैन नहीं होगा, साइन कॉस तो होगा। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 पर, साइन 0 इज 0, ठीक है ना, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। फिर 0 पर ले लो, उसके बाद ले लो 90 पर, उसके बाद ले लो 180 पर, उसके बाद ले लो 270 पर, फिर ले लो 360 पर, फिर उसके बाद ले लो 450 पर, उसके बाद ले लो 540 पर, है ना, फिर आ जाएगा 630 और 720। इतने सारे ले लो, सारे की वैल्यू। तो देखो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, और फिर ये साइन 360 इज 0। तो क्या हो गया, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, फिर से 0, है ना, ऐसे हो गया। तो ये रिपीट हो रही है वैल्यू। यहाँ पे देखिएगा कॉस, कॉस का 0 क्या होता है 1, कॉस 90 इज 0, कॉस 180 इज -1, और फिर ये 270 पे हो जाएगा 0। तो ये 1 0 -1 0, फिर आ जाएगा 1 0 -1 0, और ये 1, इस तरह से। तो इसको बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन, जिनकी वैल्यू जो है वो एक तो 0 थी, 1 हुई, फिर 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1। समझे बात को? इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि आपका हार्मोनिक में आपके डेज भी होते हैं। डेज जैसे कि सैटरडे संडे आया, संडे के बाद में फिर मंडे आ गया, मंडे के बाद में फिर आएगा संडे लास्ट में, वीक के एंड में, वीकेंड, सैटरडे, फिर संडे, संडे के बाद फिर से मंडे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मंडे अपने आप को 8वें दिन रिपीट करता है, हर 8वें दिन जो है तो मंडे आ जाता है। ठीक है, तो ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसको बोलते हैं ये हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन डेट्स देखो 1 2 3 4 से बढ़ते जा रही है 30 तक के, तो ये हार्मोनिक नहीं है। मंथ्स आर हार्मोनिक, ईयर्स आर नॉट। मंथ्स आर हार्मोनिक, जनवरी फरवरी गया, दिसंबर आया, उसके बाद फिर से जनवरी आ गया, तो ये हार्मोनिक है। और ईयर्स नहीं है, ईयर बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, ऐसे हो जाता है। और फिर आप उसके अंदर में ये भी सोच सकते हो कि सारे गामा पा, है ना, तो सारे गामा, और फिर जाकर आप खत्म होंगे नी पर। ठीक है, फिर से सा पे आ जाते हो ना। ठीक है, पाधा नी पे रुके और नी के बाद फिर सा पे आ गए, तो सारे गामा पा जो है ये पूरा एक्चुअली 8 नोट का साउंड है, और 8 नोट का साउंड है, हर 8वां नोट उसका सा होता है। ठीक है, तो सा से शुरू, सा पे फिर से शुरू, फिर सा पे शुरू, फिर सा पे शुरू, नी पे खत्म, सा पे शुरू, नी पे खत्म, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। इसीलिए वो जो आप बजाते हुए देखते हैं ना, म्यूजिशियंस बजाते रहते हैं, उसको हार्मोनियम बोलते हैं। हार्मोनियम जो अपने आप को रिपीट करता है, अपनी फ्रीक्वेंसी रिपीट करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, हार्मोनियम उसी से आया है, हार्मोनिक उसी से आया है। ठीक है, समझे यहाँ तक कि हार्मोनिक पीरियोडिक ये फर्क समझ में आया। ठीक है, अब बताता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। द एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग को नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा है। ठीक, ऐसा ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक का मास m है, और ये है अभी नेचुरल लेंथ पर, ये है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, नो स्ट्रेचिंग, नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन नेचुरल लेंथ को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। फिर इसकी दूसरी वाली फिगर बनाऊंगा, उसमें हमने ऐसे किया कि इसको स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, ये ब्लॉक को यहां ला लिया हमने। ठीक है, तो अगर यहां ला लिया तो क्या हो जाता है, ये एक पोजीशन बन गई। ये जितनी दूरी है उतनी दूरी यहां पर भी आनी चाहिए। एक और अभी बताने वाला हूं आपको क्या हो रहा है। यहां पर ये मास यहां आ गया, तो स्प्रिंग हो गया कॉम्प्रेस, है ना,
स्प्रिंग हो गया कॉम्प्रेस, इस तरह से कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। तीसरी फिगर बना दें। अब इसको मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ने के बाद कहाँ चला गया, फिर से अपनी जगह पर वापस, ठीक है, फिर से अपनी जगह पर वापस आया। ऐसे जैसा पहले था वैसे होगा, ठीक है। और लास्ट केस, यहां चला गया, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। अब जरा देखो, ये है उसकी मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसको समझो जरा, ये क्या बोलते हैं इसको, दिस इज मीन पोजीशन, जहां पे उसके ऊपर में सारे फोर्सेस जीरो थे, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, साइड में कोई फोर्स नहीं, मीन पोजीशन थी। आपने उसको यहां पर नेगेटिव एक्सट्रीम तक उसको लेकर आए, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम यहां लिखता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन। और कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम नेगेटिव। और इधर कौन सी होगी, एक्सट्रीम पॉजिटिव, ये होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। ऐसे होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, इधर का और इधर का डिस्टेंस सेम होता है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को आप जो है तो एम्पलीट्यूड बोलोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, दोनों तरफ सेम होना चाहिए वो, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है। यहां तक समझ रही बात। अच्छा, अब आपने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, जब आपने कॉम्प्रेस किया तो एक्चुअली आपने उसका डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट किधर किया उसका, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि स्प्रिंग जो है एक फोर्स लगा रहा होगा, किधर लगा रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो है तो एक फोर्स लगा रहा होगा वापस आने के लिए, है ना, वापस आने के लिए। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, ये है फोर्स, कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ और रीस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ, बात समझिए, ओके। दूसरा देखो, यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो थी, समझ लो जीरो, ऐसा ले लो। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी पे वो रुकता नहीं है, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। अभी वो रुकेगा नहीं क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया आ चुका है ना, इनर्शिया उसके पास में, ये देखो स्प्रिंग है, यहाँ पे इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, वो इधर निकल कर जाता है। और अभी उसके ऊपर में यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, देखो, तो यहाँ पर उसके ऊपर में फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये उसके ऊपर में इनर्शिया उसको लेकर जा रहा है, समझो। तो यहाँ पर वो उसकी जाने की डायरेक्शन है, एक्चुअली उसकी जाने की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया, x इक्वल्स टू जीरो बोला मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, वो पहुंच जाता है यहाँ पर, यहाँ पहुंचता है तो ये आ जाता है x डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट, a के बराबर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस जगह पर जब वो खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, देखो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग, समझे, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाना चाहता है अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये हो रहा है कि हमारे ये ब्लॉक को वापस लाना चाहता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम ये देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव। ये इक्वेशन हमको यहां से समझ में आ रही है। मतलब देखो, आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा सा आया, और ज्यादा दबाया तो और ज्यादा फोर्स आया, और ज्यादा दबाया तो और ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आया, समझे। इसको बोलते हैं जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो यह है, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये हो जाता है F इज इक्वल्स टू माइनस K टाइम्स X। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है, K टाइम X। यहाँ पे K कौन है, तो मैं उसको बोलूंगा K इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। मान लो आपने ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर में, तो आपने पढ़ा है कि फोर्स कांस्टेंट होता है K। अब हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन,
ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन की जनरल इक्वेशन जो होती है वो ऐसी होती है, देखो F इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स एक्स रेस टू n, ये होती है इक्वेशन। यहाँ पे n जो है वो एक पावर है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो नंबर ऑफ SHM को डिफाइन करता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो n की वैल्यू अगर 2 रही 3 रही तब भी हमारा जो मोशन रहेगा n की वैल्यू अगर 2 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, जितना भी आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उसके स्क्वायर टाइम्स से फोर्स बढ़ेगा, है ना, ऐसा होगा। तो ये एक्चुअली सिर्फ ये बताता है हमारा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को ये बढ़ाता है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को ये करेगा, चेंज करेगा, बढ़ाएगा या कम करेगा जो भी है, लेकिन ये चेंज करेगा कैसे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे x की वैल्यू अगर समझो 2 है, 2 का पावर 2 बोल दिया तो फोर्स 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है। x की वैल्यू 3 किया तो ये 9 टाइम हो गया, इसकी वैल्यू जो किया, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो प्रोपोर्शनल तो है ना, अभी प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, समझे बात को, ऐसा हो जाता है x रेस टू n। अब इफ n की वैल्यू 1 हो जाए तो फोर्स हो जाता है माइनस के टाइम्स x, दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको, SHM बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन तो ये वाला भी है, ये तो हार्मोनिक मोशन ही हुआ, ठीक है ना, ये भी हार्मोनिक मोशन है, बट जब x का पावर 1 होता है तो वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। यानी कि ऑसिलेशन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, कभी ऑसिलेशन आपका इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, कभी वैल्यू बढ़ रही है फिर घट रही है फिर ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद में जो है तो वो साइनोसॉइडल वेव में ऐसा गया फिर आया, यानी कि जो भी है आप जैसे बनाना चाहो, यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव में गया आया, उसके बाद में फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, इसके अंदर एक और इक्वेशन मिला दो ऐसी वाली, ये इक्वेशन, एक और वेव मिला दो इसके अंदर में ऐसी वाली, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेव्स मिलकर भी कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन बन सकता है। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन में से जिसका पावर 1 होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ SHM होता है। तो हमको क्या याद रखना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये इक्वेशन प्रैक्टिकल से आई है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इक्वेशन कहाँ से आई बोलकर, वो इक्वेशन यहाँ से आई है। F जो है हमको पता चला कि वो x के प्रोपोर्शनल में होता है लेकिन नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों बोला हमने, क्योंकि देखो जो जब x नेगेटिव होता है तो फोर्स पॉजिटिव होता है, जब हम देखेंगे कि x पॉजिटिव होता है तो फोर्स नेगेटिव होता है ना, ये फोर्स नेगेटिव होगा ना, फिर तो पीछे की तरफ हो रहा है ना ये, तो क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों भी डायरेक्शन में अपने एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसके बाद कुछ इक्वेशंस लिखेंगे हम और उन इक्वेशंस को चेक करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो, इक्वेशंस को लिखकर चेक करेंगे क्या वो पीरियोडिक है, क्या वो SHM है। SHM की कंडीशन पता चली, SHM की कंडीशन ये होती है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। SHM की और 2 कंडीशन मैं बताऊंगा आपको उन क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ SHM कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और SHM में और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सब कुछ होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ज्वाइन कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।